अगले दिन यानी 12 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने 125 अंग्रेज और 310 भारतीय सैनिकों के साथ शहर में मार्च किया। शाम 4 बजे हिंदू सभा हाई स्कूल में एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि अगले दिन जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा होगी, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की तरफ से आए हुए पत्र पढ़कर सुनाए जाएंगे। मीटिंग में आह्वान किया गया कि जनता ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहे। ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनके प्रिय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल रिहा नहीं कर दिए जाते। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन उस दिन उस पर्व का माहौल कुछ अलग ही था। सरकार की तरफ से ये घोषणाएं की जा रही थी कि अमृतसर का कोई भी नागरिक बिना पास के अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोई भी जुलूस नहीं निकाला जा सकता, कहीं भी 4 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होंगे तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा और जरूरत हुई तो फौजी ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। वो ऑर्डर जो है वो भी कहीं अनाउंसमेंट की तरह से हर अमृतसर के ज़्यादातर इलाकों में वो सुना ही नहीं गया, तो लोगों को मालूम भी नहीं था कि बैन है मीटिंग करना। वो मशीन गनों से लैस 2 मोटर गाड़ियां लेकर आया था। जलियांवाला बाग के भीतर घुसने की केवल एक तंग गली ही थी जिसमें गाड़ियां नहीं ले जाई जा सकती थीं। बाग में आने जाने का और कोई रास्ता न था। डायर अपने फौजी दस्तों के साथ बाजार की ओर से बाग में दाखिल हुआ और बिना कोई चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। सब लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां कुछ मिनट पहले शांतिपूर्ण ढंग से जलसा चल रहा था, वहां चीखो पुकार मच गई। 15 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। जगह जगह लाशों के ढेर पड़े थे। मोतीलाल नेहरू की एक चिट्ठी है नेहरू पेपर्स में, जिसमें 3 महीने बाद जो वहाँ जाते हैं हादसे पे, वो कहते हैं अभी भी जो कुआं है उसमें जो है मृत जो लोगों के शरीर है अभी तक उसमें फ्लोट कर रहे हैं। जमहूरी निज़ाम के नाम पर जितनी बड़ी बर्बरियत दिखाई गई जलियांवाला बाग में, आम हिंदुस्तानियों को, जिसमें बुनियादी तौर पर हिंदू, मुसलमान और सिख बड़ी तादाद में थे और दीगर लोग भी थे, और जिस तरीके से उन्हें मौत के घाट उतारा गया, ये अपने आप में एक बड़ा उनकी बर्बरियत का नमूना है। तो वो जो एक क्लोक था, एक मास्क था, एक मुखौटा था एक तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य का, वो जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के साथ उतर गया। इस हादसे के उपरांत भी डायर ने खुले शब्दों में कहा था कि मैं हिंदुस्तानियों के दिलों में मॉरल इफेक्ट यानी नैतिक असर पैदा करना चाहता था कि सरकार की मुखालफत की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने भी एक सबक सीखा कि ये जो है, ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस घटना ने एक बालक के मन को झंझोड़ कर रख दिया और उसने इस घटना का बदला लेने की ठान ली। 13 मार्च 1940 के दिन ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डवायर की गोली मारकर हत्या कर दी। जून 1940 को ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। जलियांवाला बाग की दास्तान हर भारतवासी के दिल को झंझोड़ गई। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, जो इस जलसे की सदारत करने वाले थे, अंग्रेजी हुकूमत ने कैद किए रखा। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एक धर्मनिरपेक्ष और सच्चे देशभक्त नेता थे। धर्मनिरपेक्षता और देशभक्ति उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिली थी। सैफुद्दीन किचलू के परदादा पंडित प्रकाश वीर किचलू ने सूफीवाद से प्रभावित होकर स्वेच्छा से इस्लाम कबूल किया। उनका परिवार व्यापार के सिलसिले में कश्मीर की हसीन वादियां छोड़कर अमृतसर में आकर बस गया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का जन्म 1888 में अमृतसर में हुआ। इनके पिता अजीजुद्दीन किचलू और माता जाम बीबी किचलू थीं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर में हुई। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे आगरा तथा अलीगढ़ गए।
इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज से बार एट लॉ तथा जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। हालांकि उन्होंने शिक्षा विदेशों में हासिल की, लेकिन अपने देश प्रेम की वजह से भारत आकर वे अपने लोगों की खिदमत में जी जान से लग गए। भारत में आकर उन्होंने वकालत शुरू की और अमृतसर के जाने माने वकील मियां हफीजुल्लाह की बेटी सादत बानो से निकाह किया और उसके साथ साथ डॉक्टर किचलू स्वाधीनता संग्राम के संघर्ष में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। वो तो लोकल लीडर थे एक तरह से पंजाब के और खासतौर पे अमृतसर के, लेकिन बाद में तो बहुत काफ़ी बड़े लीडर हुए हिंदुस्तान के नेशनल मूवमेंट के। वे समाजवादी विचारधारा, गरीब और मजदूरों के पक्षधर थे। उस जमाने में अमृतसर म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव नहीं होते थे। अंग्रेजी हुकूमत अपनी मर्जी से किसी को भी कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर देती थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने इसका विरोध किया और इसके लिए चुनाव कराने के लिए आवाज उठाई और अंग्रेजी हुकूमत को इलेक्शन करवाने के लिए मजबूर कर दिया। पहले चुनाव में ही डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू विजयी हुए और अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए और इस तरह से अमृतसर में लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। अमृतसर की आवाम अपने इस प्रिय नेता की प्रशंसा कुछ इस तरह से किया करती थी। किचलू सख्त सिपाही सत्यापाल दा पाई इन्हू लाड पंजाब बनाना में जो आ गया इस लहर में वो सब फकीर है। गांधी हमारा बाबा किचलू भी तीर है। 1921 में एक कराची में एक मीटिंग हुई थी खिलाफत कमेटी की, जिसमें शौकत अली, मोहम्मद अली, किचलू, उन लोगों के साथ साथ एक स्वामी शंकराचार्य भी थे। उसमें 4-5 लोगों ने अपनी तकरीरों में ये कहा कि हिंदुस्तान के लोगों को और मुसलमानों को खासतौर पे, क्योंकि खिलाफत की मीटिंग थी, फ़ौज में भर्ती नहीं होना चाहिए और जो फ़ौज में भर्ती हैं उनको फ़ौज छोड़ देनी चाहिए। 1921 में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के आरोप में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आवाम को भड़काने के आरोप में मुकदमा चलाया गया। डॉक्टर किचलू को जगत गुरु शंकराचार्य, अली बंधु और हुसैन अहमद मदानी के साथ कराची जेल में रखा गया। वहां से रिहा होने के बाद डॉक्टर किचलू ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए। 1924 में उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। डॉक्टर किचलू पंजाब और दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। 1929 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 48वें जलसे में उन्हें स्वागत कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। गरीबों के मसीहा और सच्चे देशभक्त डॉक्टर किचलू जितने सच्चे मुसलमान थे, उतने ही अच्छे क्रांतिकारी विचारधारा वाले नेक इंसान भी थे। क्रांतिकारी विचारधारा वाले होने की वजह से भगत सिंह तथा उनके साथियों पर वे खास तौर पर मेहरबान रहते थे। भगत सिंह के नजदीकी साथी बाबा खड़क सिंह को राजनीति में लाने वाले डॉक्टर किचलू ही थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन रखा, जिसे डॉक्टर किचलू ने सेकंड किया। आजादी की संभावनाएं बलवती होने लगी थीं। सभी सांप्रदायिक ताकतें मुल्क के टुकड़े करने पर आमादा थीं। डॉक्टर सैफुद्दीन जैसे सच्चे देशभक्त को बंटवारा मंजूर नहीं था। और देश आजाद हुआ। डॉक्टर किचलू को सत्ता की राजनीति रास नहीं आई। डॉक्टर किचलू हिंदू मुस्लिम एकता के सच्चे हिमायती थे। वे कभी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी फिरका दूसरे पर भारी पड़े। आजादी के बाद डॉक्टर किचलू राजनीति से हटकर विश्व शांति के कामों में जुट गए और शांति के इस मसीहा को 1952 में सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ ने स्टालिन अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से नवाजा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था कि शांति के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है और मुझे फख्र है कि अवार्ड एक हिंदुस्तानी को विश्व शांति के लिए दिया जा रहा है।
मैं अपने देशवासियों के नुमाइंदे के रूप में इस अवार्ड को सर माथे से लगाता हूं और इस तरह से शांति का ये मसीहा अपने जीवन के अंतिम समय तक आवाम की खिदमत में जी जान से लगा रहा। 1963 में शांति का ये सिपाही, गरीबों का मसीहा, निश्चल निस्वार्थ देशभक्त अपने वतन की मिट्टी में विलीन हो गया। अमृतसर के किचलू चौक पर लगी उनकी प्रतिमा यहाँ की आवाम को उनके देशभक्त और उनकी निस्वार्थ सेवा का आभास कराती है। कृतज्ञ देश ने इनकी शान में एक डाक टिकट जारी किया। विद्यार्थी आधुनिक भारत के इतिहास में डॉक्टर किचलू का सबक पढ़ते हैं। डॉक्टर किचलू जैसा व्यक्तित्व किसी भी कौम की शान होता है। शांति के इस पुजारी और जलियांवाला बाग के हीरो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता।